सूर्य और चंद्रमा जो कि आराम से जो है इस पृथ्वी पर अपना क्या करते प्रकाश जो है वो डाल रहे थे। ठीक है, इसी दौरान एक गाय आई और गाय आकर के इनकी जो टोटल मिलाकर के 1 गज भूमि थी, उस 1 गज भूमि पर इन्होंने गाय ने आकर के क्या कर दिया, या फिर किसी भी पशु ने आकर के क्या कर दिया, गोबर कर दिया। गोबर की वजह से इसकी पूरी की पूरी 1 गज भूमि में जो है वो गोबर फैल गया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रस शास्त्र में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है यंत्र उपकरण प्रकरण के पार्ट 5 के बारे में। और दोस्तों आज की वीडियो में जो पार्ट 5 है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में पूरी की पूरी वीडियो में एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है पुट। दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ में इसी चैप्टर के पार्ट 4 के अंदर जो टॉपिक कवर किया था उसका नाम था मूसा, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की जो मूसा है वो कौन कौन सी है और उनको आप किस तरह से याद करोगे उनके बारे में बताया था। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मूसा थी उनको मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका निर्माण किस तरह से किया जाता है, और अलग अलग प्रकार के जो भी रसशास्त्र से रिलेटेड प्रोसीजर है उनमें उसका किस तरह से यूज़ करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जो पुट टॉपिक है उस पुट टॉपिक के अंदर सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअल में जो पुट है उस पुट का मतलब क्या है, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पुट की डेफिनेशन क्या बताई गई है। सेकेंड जो पॉइंट होगा दोस्तों आज की वीडियो का, उसमें अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पुट, मतलब कि जो भी आयुर्वेद है उस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पुट के प्रकार कौन कौन से बताए गए संहिताओं में, उसके बारे में बात करेंगे, और उसको आप किस तरह से याद कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके बाद में आज की वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि टोटल मिलाकर के जो 12 पुट बताए हुए हैं उनमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको आप किस तरह से बनाते हैं, और बनाने के साथ साथ जो अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर है उनमें उसका किस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पुट है उस पुट की डेफिनेशन क्या बताई गई है। तो दोस्तों डेफिनेशन को समझने के लिए नीचे जो श्लोक दिया हुआ है जो कि रसरत्न समुच्चय के 10वें चैप्टर का 47वें नंबर का श्लोक है, इस श्लोक को मैं आप लोगों को पढ़ करके बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है उसको बताऊंगा। तो जैसे आपको इस श्लोक का मीनिंग पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप जो ऊपर लिखी हुई हिंदी में जो भी डेफिनेशन लिखी हुई उसको आप आराम से समझ जाओगे। दोस्तों श्लोक कुछ इस तरह से कि रस आदि द्रव्य पाका नाम प्रमाण ज्ञापक पुटम न इष्टो न्यून अधिक पाक सुपाकम हितम औस्तम। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा बात है कि रस आदि जो भी द्रव्य है, मतलब जैसे रस आदि द्रव्य का मतलब महारस, उपरस, साधारण रस है ना, ये सारे जो अलग अलग प्रकार के द्रव्य बताए गए पारद्वाराधीश जितने भी है रस शास्त्र के अंदर अलग अलग प्रकार के द्रव्य, तो इनका पाक करने के लिए जो भी प्रमाण है, जिस भी प्रमाण को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। अब प्रमाण किसका, एक अग्नि का ही प्रमाण होगा, क्योंकि पाक किससे करेंगे अपन, अग्नि से ही करेंगे। तो रस आदि द्रव्य का पाक करने के लिए जो भी प्रमाण का ज्ञापन करने का साधन होता है, या फिर उसका मेजरमेंट करने का जो साधन होता है, उस मेजरमेंट करने के लिए जिस साधन को अपन यूज में लेते हैं, या फिर जिस चीज़ को अपन यूज में लेते हैं, या फिर जिसके द्वारा अपन उसका प्रमाण ज्ञात करते हैं कि कितने क्वांटिटी में अपने को अग्नि देनी है, वो प्रमाण ही क्या कहलाता है दोस्तों, उसका पुट कहलाता है। आगे लिखा हुआ है इसके बारे में कि किस तरह का पुट जो अपने को यूज में लेना चाहिए। तो न इष्टो न्यून अधिक, मतलब जो भी अधिक मात्रा में जो है वो अग्नि और अल्प मात्रा में अग्नि, मतलब कि अधिक मात्रा में और अल्प मात्रा में, मतलब कि अधिक और न्यून अग्नि जो है वो इष्ट नहीं होती, मतलब अच्छी नहीं होती है। पाकम सुपाकम हितम, जो भी सुपाक मतलब अच्छी प्रकार से पकी हुई वस्तु होती है वही हितकारी होती है। इस तरह से इस पूरे श्लोक के अंदर लिखा हुआ। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देता हूँ। दोस्तों श्लोक में कुछ इस तरह से बता रखा है कि रस आदि द्रव्य का जब भी आप पाक करते हो तो उस पाक के दौरान या फिर उनको पकाने के दौरान जो भी अग्नि उसका प्रमाण का ज्ञापन करने के लिए, ज्ञापक का मतलब होता है कि उसका मेजरमेंट करने के लिए आप जिस भी यूनिट को यूज में लेते हो उस यूनिट को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, पुट बोला गया है। अब सेकेंड नंबर पर यही बता रखा है कि किस तरह का पुट आपको यूज में लेना चाहिए। तो न इष्टो न्यून अधिक, मतलब कि अधिक मात्रा में और कम मात्रा में जो भी पाक करने के लिए आप औषधि यूज में लेते हो वो ठीक नहीं होती है, जबकि सुपाकम हितम औषधम, मतलब कि अच्छे प्रकार से पकाई हुई जो भी औषधि होती है, सुपाक वाली जो औषधि होती है वो सुपाक वाली औषधि कैसी होती है, हितकारी होती है। इस तरह से इसमें बता रखा है। अब दोस्तों ऊपर जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको तो आप सिंपल वैसे भी पढ़ लोगे, एक बार तो मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देता हूँ कि रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न आदि द्रव्यों के पाक या भस्म करने के लिए अग्नि के मान को सूचित कराने के माध्यम को पुट कहा जाता है। मैंने यही तो बोला था कि जब भी आप रस आदि द्रव्यों का पाक करते हो तो उसके दौरान जो भी अग्नि का मेजरमेंट आप जिससे करते हो, या फिर अग्नि का जो भी सूचित उसका जो भी मान है उसको बताने वाली जो भी माध्यम होता है उस माध्यम को अपन क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। ठीक है, न्यून या अधिक पाक करना अभिष्ट नहीं होता, मतलब कि अगर आप जो भी
सुपाक वाली औषधि है उसको अगर आप अधिक मात्रा में पका देते हो या फिर उसको अल्प मात्रा में पकाते हो तो वो इष्ट नहीं है, मतलब कि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अच्छे प्रकार से पकी औषधि ही क्या होती है, लाभकारी होती है। ये सारा यहाँ पर बताया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पुट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मूसा जो है वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो मूसा जो है वो एक्चुअल में जो विशेष प्रकार के पात्र थे जिसमें अपन अलग अलग प्रकार की औषधियों को रख रहे थे, तो वो ही मूसा थी। उसी तरह से पुट क्या है, अब पुट का भी कंफर्म हो गया। नीचे यहाँ जो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक चीज़ लिख रखी है, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है इस पैराग्राफ में, कि अग्नि की मात्रा एवं काल के निर्धारण का मापदंड ही क्या कहलाता है, मानदंड ही क्या कहलाता है, पुट कहला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दोस्तों अब देखते हैं कि पुट का प्रयोजन और परिणाम जो है क्या होता है। मतलब जब भी आप औषधि को सुपक्व कर लेते हो अच्छी प्रकार से, अग्नि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, उसके काल को ध्यान में रखते हुए जब पका लेते हो, उसका पाक कर लेते हो, तो उसकी वजह से एक्चुअल में जो भी मेडिसिन है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है या फिर एक्चुअल में जो भी मेडिसिन है उसमें क्या प्रॉपर्टी इनहेंस होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका प्रयोजन ये है कि निर्दोष एवं गुणज होती है। मतलब जो भी औषधि आप पुट के द्वारा पाक करते हो वो क्या होती है, दोष रहित हो जाती है। और दोष रहित होने के साथ साथ उसमें गुणज्ञ का मतलब होता है कि जो उसके गुण है वो तो अच्छे होते ही है, उसके साथ साथ उसमें नए गुणों का प्रादुर्भाव भी जो है वो हो जाता है, मतलब नए गुण भी आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ नए गुण और आते हैं जिनकी अगर मैं बात करूँ तो निरुद्ध, ठीक है, वारितर, दीपन पाचन गुणों से युक्त हो जाती है और उस भस्म में जो है विशेष गुण प्राप्त हो जाते हैं। और ये कब होते हैं, जब पाक उसके द्वारा किसके द्वारा किया जाता हो, पुट के द्वारा किया जाता हो। नीचे और लिखा हुआ है कि भारी पत्थर भी हल्का होकर के जो शरीर में शीघ्रता से फैलने वाला हो जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब भी आप किसी भी औषधि का पाक जो है पुट के द्वारा करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी औषधि है वो बिल्कुल हल्की हो जाती है। हल्की होकर के आपके शरीर में आसानी से जो अपना काम करने वाली होती है। जिस तरह से अगर आप एक पत्थर को, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पुट देने पर लोहा आदि धातु भस्म होकर के अपुनर्भव एवं उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है, उसमें रेखापूर्ण वारित्र गुण आ जाते हैं। पुट के प्रभाव से भारी पत्थर भी हल्का होकर के शरीर में शीघ्रता से फैलने वाला एवं अग्नि को प्रदीप्त करने वाला हो जाता है। तो इस तरह से इसकी संज्ञा दे रखी है कि पुट का एक्चुअल में प्रभाव जो है वो कितना जो है वो खतरनाक होता है, फिर कितना जो है वो शक्तिशाली होता है, उसके बारे में यहाँ बताया, ठीक है। नीचे दोस्तों पुट का प्रभाव भी बताया गया है जिसमें अलग अलग पॉइंट दे रखे, जैसे दोष आने, ठीक है, तो निर्दोष तो हो ही जाते हैं, दोष रहित तो होती है औषधि। उसके अलावा गुणोदय का मतलब होता है उसमें नए गुणों भी जो है वो क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं औषधि के अंदर। उसके अलावा निरुद्धत्व का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी धातु की भस्म बनाते हो, जैसे मान लो कोई भी आपने मेटल ली और उस मेटल को लेकर के अगर आप उसकी भस्म बनाते हो, ठीक है, तो उस भस्म को बनाने के बाद में अगर उस भस्म को आप चांदी के टुकड़े के साथ में रखते हो किसी पात्र के अंदर, तो ऐसी कंडीशन जब उस भस्म का कोई भी पार्टिकल जो है चांदी के टुकड़े के साथ में नहीं चिपकता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, निरुद्ध बोलते हैं। जब मैंने दोस्तों आप लोगों को इसी रसशास्त्र के परिभाषा प्रकरण चैप्टर के बारे में शुरुआत वाली पहली वीडियो के बारे में बात करी थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये सारी डेफिनेशन बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों सेकंड और गुण बता रखा है कि दीपन तो होता है। उसके अलावा वारितत्व, जब भी आप किसी भी धातु की भस्म बनाते हो तो भस्म बनाने के बाद में जब उसको वारी का मतलब होता है जल के ऊपर डालते हो तो तरतर का मतलब होता है कि तैरने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर किसी भी मेटल की बनाई हुई, किसी भी धातु की बनाई हुई भस्म अगर जल में डालने पर अगर तैरती है तो उस कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, वारितर बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा रेखापूर्णता का मतलब होता है कि जब भी आप धातु की बनाई हुई भस्म को अपनी अंगूठा और अंगुली के बीच में लेते हो, तो अंगूठा और अंगुली के बीच में लेने पर जब उस भस्म को आप रगड़ते हो आपस में, तो जो भी अपनी फिंगर की टिप्स होती है उसमें जो फिंगरप्रिंट होता है, मतलब एक तरह से अंगुली और अंगूठे के बीच की जो रेखाएं होती है उन रेखाओं के बीच में भी वो जो है वो क्या, जो भी भस्म है वो भस्म क्या हो जाती है, प्रवेश हो जाती है। तो उस धातु की भस्म के गुण को क्या बोलते हैं अपन, रेखापूर्ण बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। उसके बाद शीघ्र व्यापित्व का मतलब होता है कि शरीर में जो है वो शीघ्रता से ये फैल जाती है। तो दोस्तों पुट के द्वारा जब भी अपन किसी मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी भस्म बनाते, कोई भी औषधि का सौरस बनाते, कल्क बनाते, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके अंदर दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के प्रभाव या फिर अलग अलग प्रकार के गुण जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं आज की वीडियो के जो पुट टॉपिक है उसके सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसमें है टाइप्स ऑफ पुट, मतलब कि पुट के प्रकार जो है वो कौन कौन से बताए गए। दोस्तों सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो था ऊर्जा स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो ऊर्जा स्रोत के आधार पर इसके दो प्रकार बताए हुए हैं, जिसमें एक तो चंद्रपुट है और उसके अलावा चंद्रपुट के अलावा रौद्रपुट्टी या फिर सूर्यपुट भी बोल सकते हैं, फिर भानुपुट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अपनी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में अग्नि का या फिर ये बोलो कि उष्मा का या फिर हीट का जो मेन सोर्स है या फिर सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, सूर्य और चंद्रमा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप सूर्य और चंद्रमा का ऊर्जा स्रोत के रूप में यूज़ करते हुए
पुट के रूप में अगर किसी भी धातु की भस्म को बनाने के दौरान अग्नि का यूज़ कर रहे हो या फिर उष्मा का प्रयोग कर रहे हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्रोत के आधार पर ये दो इसके क्लासिफिकेशन बता दिए। ठीक है। सेकंड दोस्तों, अग्नि के प्रमाण के अनुसार कि आप किस प्रकार की अग्नि यूज में लेते, तो महापुट, गजपुट है ना, वराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट और भूधरपुट, ये 5-6 प्रकार जो है वो अग्नि प्रमाण के अनुसार इसके बताए गए हैं। उसके अलावा ईंधन या उपकरण के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लावकपुट, कुंभपुट और बालुकापुट। अभी होते क्या क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जस्ट आपको अभी इनके नाम याद रखें। अब दोस्तों लास्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप हाई लेवल का टेम्परेचर जो है वो दे रहे हो, तो अति तीव्र ताप अगर आप यूज में करते हो तो उस प्रकार के पुट को अपन क्या बोलते हैं, महापुट बोलते हैं। और अगर दोस्तों आप मध्यम मतलब कि मॉडरेट टेम्परेचर यूज़ करते हो किसी भी धातु का भस्म बनाने के दौरान, जो भी आप पुट के रूप में अग्नि यूज़ में ले रहे हो या फिर उष्मा यूज़ में ले रहे हो, तो उस दौरान अगर आप मॉडरेट टेम्परेचर रखते हो तो उसके अंदर मॉडरेट टेम्परेचर रखने के दौरान जो भी पुट है वो कौन कौन से है, तो गजपुट, वराहपुट और कुक्कुटपुट, इन तीनों पुटों के अंदर मध्यम टेम्परेचर रखते हैं। महापुट नाम से ही पता चल रहा है कि महान है, बहुत बड़ा है, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर जो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और मंद ताप का मतलब होता है कि अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर के अंदर कौन कौन से पुट आते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से पुट आते हैं, तो वो पुट है दोस्तों लघुपुट, भूधरपुट, लावकपुट और कुंभपुट। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इस पुट का पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया। दोस्तों ये जो अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन किया गया है, तो क्लासिफिकेशन में जो टोटल मिला करके आपको 10 से 12 जो अलग अलग प्रकार के पुट बताए हुए हैं, इन अलग अलग प्रकार के पुट को आप याद किस तरह से रखोगे, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा आप लोगों को से पूछ लेता है कि पुट के जो 12 प्रकार बताए हुए हैं उनके नाम लिखो, तो आपको नाम भी तो लिखना आना चाहिए ना। तो उसको याद रखने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, या फिर जिसको अपन निमोनिक बोल सकते हैं, वो बनाया है। तो उसको समझाने के लिए, उस निमोनिक को समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ में ये जो पूरा का पूरा मैंने डायग्राम सामने बना रखा है इसको एक्सप्लेन करूँगा। जब दोस्तों आप लोगों को डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आप लोग जो भी लाइन मैंने आप एक लिख रखी है उस लाइन को आप आसानी से याद रख पाओगे, क्योंकि अगर अपन किसी भी चीज़ को देख करके याद रखते तो अपने को जल्दी याद रहता है। दोस्तों इस डायग्राम में आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही है, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सूर्य है, ठीक है, ये चंद्रमा, उसके बाद में ये भूमि दे रखी है, और ये जो मैंने बीच में बना रखी है क्या वो है, बहुत सारा गोबर जो है वो इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूँ कि आप इस तरह को किस तरह से याद रखोगे, तो दोस्तों जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो भी सूर्य और चंद्रमा उसकी किरणों या फिर उसका जो प्रकाश है वो लगातार आता रहता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा जो कि महान है, और महान तो है ही सही है ना, सूर्य और चंद्रमा से बड़ा है कौन इस धरती है पृथ्वी में। ठीक है, अपन तो एक इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा तो क्या है, बहुत बड़े हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जो कि क्या है, महान है, और इन महान होने की वजह से लगातार पृथ्वी पर अपनी सूर्य की किरणों का क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। सूर्य अपनी किरणों का प्रकाश डाल रहा है, और जो चंद्रमा है वो चंद्रमा अपनी शीतल किरणों का प्रकाश पृथ्वी पर लगातार डाल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने जो भूमि बना रखी है वो भूमि, अब सूर्य और चंद्रमा के जब लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई के दौरान इन्होंने अपनी जो भूमि है ना उस भूमि को बांट लिया। बांट लिया का मतलब होता है कि इन्होंने अपनी जो टोटल भूमि थी उसका केवल और केवल कितना सा पार्ट अपने लिए लिया है, 1 गज भूमि ली है। ठीक है, चारों तरफ जो है ना इसका परिमाण भूमि का कितना बताया मैंने, 1 गज भूमि बता रखा। और इस 1 गज भूमि में आकर के एक गाय आई, और उस गाय ने जो है बहुत सारा गोबर जो है इस 1 गज भूमि में आकर के वो करके चली गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पूरी डायग्राम में क्या है दोस्तों, कि सूर्य और चंद्रमा जो कि आराम से जो है इस पृथ्वी पर अपना क्या करते, प्रकाश जो है वो डाल रहे थे। ठीक है, इसी दौरान एक गाय आई, और गाय आकर के इनकी जो टोटल मिलाकर के 1 गज भूमि थी, उस 1 गज भूमि पर इन्होंने गाय ने आकर के क्या कर दिया, या फिर किसी भी पशु ने आकर के क्या कर दिया, गोबर कर दिया। गोबर की वजह से इसकी पूरी की पूरी 1 गज भूमि में जो है वो गोबर फैल गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो फाइनल लाइन जो है वो दोस्तों इस तरह से है कि महान सूर्य और चंद्रमा की कुल 1 गज भूमि में क्या फैल गया, गोबर फैल गया। मतलब कि महान सूर्य और चंद्रमा की कुल 1 गज भूमि में गोबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सूर्य और चंद्रमा क्या है, महान, और उनके हिस्से में जो है वो जमीन का जो पार्ट आया उसका परिमाण कितना था, कुल मिलाकर के 1 गज था। और जो कुल मिलाकर के 1 गज भूमि थी दोस्तों उसमें भी कोई गाय आकर के सीधा सीधा क्या करके चलेगी, गोबर करके। इस तरह से आपको ये लाइन याद रहेगी। अगर आप उस डायग्राम को ध्यान में रखोगे तो आपको ये लाइन जो है अपने आप याद रह जाएगी। दोस्तों इस लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो दोस्तों महान वर्ड आ रहा है, उस महान वर्ड में जो महाशब्द है, इस महाशब्द से आपको महापुट याद रखना है। सूर्य से आपको दोस्तों जो है सूर्यपुट याद रखना है। चंद्रमा से आपको जो है चंद्रपुट याद रखना है। कुल के भी बात करेंगे। उसके बाद में 1 गज भूमि जो है दोस्तों, इसमें गज से जो है आपको गजपुट याद रखना है। भूमि इसमें जो दोस्तों भू आ रहा है, इस भू से आपको भूधरपुट याद रखना है। गोबर से आपको गोबरपुट याद रखना है। और गोबर में जो दोस्तों ब आ रहा है, इस ब से आपको बालू का पुट याद रखना है। ठीक है, इस तरह से टोटल मिलाकर के 7 पुट तो जो है बता दिए। लेकिन
दोस्तों इसमें जो कुल वर्ड है ना, इस कुल वर्ड से टोटल मिलाकर के 5 पुट है जिनको आपको याद रखना है। दोस्तों कुल जो शब्द है, उस कुल शब्द में जो कु शब्द आ रहा है ना, उस कु शब्द से आपको क्या याद रखना है, कुंभ पुट और कुक्कुट पुट। ठीक है, कु शब्द से आपने क्या याद रख लिया, कुंभ पुट और कुक्कुट पुट। तो 2 पुट ये हो गए, तो 7 और 2 9, तो ये हो गया। अब 3 पुट और है, 3 पुट को आप किस तरह से याद रखोगे, तो कुल जो वर्ड है ना दोस्तों, इस कुल वर्ड में ले शब्द भी आ रहा है, तो इस ले शब्द से आपको लावक पुट याद रखना है। और जब आप लावक बोलते हो, लावक में वह और क्या आ रहा है, तो वैसे आपको जो है वरहा पुट याद रखना है। लास्ट वाला जो के उससे आपको कपोत पुट याद रखना है। इस तरह से आपको टोटल मिला करके 7 तो ये हो गए दोस्तों, उसके बाद में 2 ये तो 9 और 9 और 3 ये 12, टोटल मिला करके 12 पुट जो है वो आपको संहिता में बताए हुए, जिनको आप इस पूरी की पूरी एक लाइन जो मैंने सिंपल आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इस सिंपल लिखी हुई लाइन से आप इसको आराम से याद रख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अब दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि जो भी मैंने टोटल मिलाकर के 12 जो पुट बताए, इन 12 पुट में से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 12 के 12 तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो नहीं सकते, तो इन 12 में से कौन कौन से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल मिलाकर के 4 से 5 पुट है जो इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर आपका जो भी पेपर में क्वेश्चन है वो इनमें से आ जाता है। ठीक है, अगर तो भी आप दूसरे जो 12 टोटल मिलाकर के बताए उनको भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो जो भी PDF है वो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 4 से 5 पुट बताए हुए, उनमें अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला पुट है जिसका नाम है महापुट। सेकंड जो है दोस्तों वो है कुक्कुट पुट। थर्ड जो पुट है दोस्तों उसका नाम है कपोत पुट। उसके बाद में कुंभ पुट और लास्ट में जो लावक पुट। ये टोटल मिलाकर के 5 पुट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन 4 से 5 पुट के अंदर आपको टोटल मिलाकर के 4 चीज़ें याद रख, जैसे मान लो कि मैं महापुट की बात करता हूँ, तो महापुट के अंदर आपको टोटल मिलाकर के 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो जो 4 पॉइंट है वो कुछ इस तरह से कि जैसे महापुट की बात करते हैं तो महापुट को आप किस तरह से बनाते हो, मतलब उसका जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से करते हो, प्रिपरेशन उसका किस तरह से करते हो, उसका निर्माण जो है किस तरह से करते हो, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड देखेंगे दोस्तों कि महापुट के अंदर टोटल मिलाकर के उपलों की संख्या क्या होती है। उपलों की संख्या मतलब कि जो कंडे है उस कंडे की संख्या जो है वो दोस्तों आप लोगों को रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग ही याद रखनी है। उसके अलावा इसमें महापुट के अंदर टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट देखेंगे इसका यूज जो है वो कहाँ पर किया जाता है। तो ये टोटल मिलाकर के 4 पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महापुट के बारे में। तो महापुट की बात करें तो महापुट के निर्माण करने के लिए अपनों की क्या करना है, टोटल मिलाकर के 91 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा जो है आपको बनाना है। ठीक है, मतलब अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो जो 2-2 हाथ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला जो गड्ढा है आपको बनाना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें उपले भरने, अब उपले कितने भरने, तो उपले के लिए यहाँ पर प्रमाण भी बता रखा है कि टोटल मिलाकर के रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग आपको 1500 उपले रखने और सारंगधर के अकॉर्डिंग टोटल मिलाकर के 30 उपले रखने। अब दोस्तों 1500 उपले जो रखे हुए उन 1500 उपले में से ऊपर कितने रखेंगे और नीचे कितने रखेंगे। तो दोस्तों हर एक पुट में आपको ध्यान में रखना है, शायद एक पुट है जिनमें आपको लोगों को ऑर्डर जो है चेंज होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो 99% पुट है दोस्तों उसमें यही है कि जो भी ज़्यादा उपले की संख्या है वो बेस पर रखते हैं, और उसके अलावा कम उपलों की जो संख्या है वो अपन उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो अब जो 1500 टोटल मिलाकर के जो उपले बताए हुए उन 1500 उपलों में से दोस्तों 500 उपले तो आपको ऊपर रखना है, और उसके बाद में 1000 उपले जो आपको नीचे रखना है। इस तरह से रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग जो टोटल मिलाकर के 1500 उपले वो इस महापुट के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करें कि इसमें महापुट में जब भी अपन अग्नि देते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो दोस्तों इसमें 1000 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर होता है, जो कि 1 घंटे तक अगर अपन देते हैं तो जो भी धातु का भस्म बन जाता है महापुट का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर उपयोग भी लिखा हुआ कि ताम्र, वज्र और विक्रांत आदि का मारण करने के लिए अपन इस महापुट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को 4 पॉइंट ही याद रखने की पहले तो है कि इसका निर्माण किस तरह से करते हैं। तो 91 सेंटीमीटर का अपने को गड्ढा बनाना है, जिसकी है ना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो 2-2 हाथ की जो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई वाला गड्ढा है वो आपको बनाना है। उसके बाद में अगर मैं उपलों की संख्या की बात करता हूँ तो 1500 रखने हैं, जिसमें से 1000 नीचे और 500 उपलों को ऊपर रखने हैं, सारंगधर के अकॉर्डिंग 30 बताएं। टेम्परेचर की बात करते हैं 1000 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर आपको 1 घंटे तक देना है, जब जाकर के महापुट के द्वारा औषधि का पाक होता है। और लास्ट में इसका यूज़ बता रखा है कि कहाँ पर करते हैं, तो ताम्र, वज्र और विक्रांत आदि का मारण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों कुक्कुट पुट की। तो कुक्कुट पुट में क्या है कि 2 वालिस्त, वालिस्त का मतलब होता है वालिस्त या तलस्त, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला 2-2 हाथ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला सेम इसमें जो है महापुट के जैसा ही है ना। इस तरह का आपने को ज़मीन पर गड्ढा करना और गड्ढा करके इस कुक्कुट पुट को जो है बनाते हैं। अब दोस्तों इसमें अगर मैं उपलों की संख्या की बात करता हूँ तो 50 उपले आपने को इसमें रखने होते हैं, और
60 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर होता है। उसके अलावा स्वर्ण, तुथ, ताक्षर्य, पारद, उसके अलावा मर्दार सरंग, माक्षिक आदि के मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कपोत पुट की बात करें, कपोत का मतलब क्या है? कपोत का मतलब होता है कबूतर, ठीक है। अगर मैं कबूतर की बात करता हूँ और अगर मैं मुर्गे की बात करता हूँ, कुक्कुट की बात करता हूँ, इन दोनों में छोटा कौन होता है? इन दोनों में छोटा होता है कौन? कपोत या फिर जो कबूतर है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए इस कपोत पुट को अपन क्या बोलते हैं? लघु पुट भी बोलते हैं, मर्दु पुट भी बोलते हैं, स्वल्प पुट भी बोलते हैं। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को ये सीधा कपोत पुट नहीं बोलेगा, आप लोगों को बोल देगा लघु पुट क्या होता है, उसमें उपलों की संख्या कितनी होती है, आप उसको बताओ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि लघु पुट जो है किसका पर्याय होता है? कपोत पुट का पर्याय होता है। कपोत का मतलब कबूतर, और कबूतर जो है वो कुक्कुट मतलब कि मुर्गे से क्या होता है? छोटा ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। छोटा, लघु का मतलब छोटा। अब छोटा कौन होता है? कबूतर होता है। तो कबूतर का मतलब कपोत पुट का पर्याय जो है क्या हो जाएगा? लघु पुट हो जाएगा। अब दोस्तों लघु पुट को, कपोत पुट को बनाने के लिए अपने को क्या करना है कि ज़मीन पर जो है साधारण गड्ढा, जो कि छोटे आकार का गड्ढा अपने को बनाना है, और बना करके इस कपोत पुट को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि जो छोटे आकार का अपन ने गड्ढा बनाया है उसमें अपन उपले किस तरह से भरते हैं। तो 8 जो है टोटल में आकर के उपले भरते हैं। पारद, भस्म, निर्माण, हड़ताल, शिलाजितु आदि के मारने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों कुंभ पुट की बात करें तो कुंभ पुट में अगर मैं बात करता हूँ तो मर्द पात्र मतलब कि मिट्टी का बड़ा सा घड़ा लेना है, और घड़ा लेकर के उसमें जो भी धान के तुष है वो धान के तुष भर देना है। जब भी आप धान का तुष भरते हो तो जब घड़े को आप आधा भर देते हो तो उसके बाद में आपको इसमें सराव संपुट रखना। सराव संपुट का मतलब होता है एक पात्र जिसके अंदर आपको जो भी औषधि है उसको पे करके इस घड़े के जो भी आपने आधा तल इसका भरा है धान के तुष से, उससे थोड़ा ऊपर रख करके वापस इसको धान के तुष से भर देना। इस तरह से इसको कुंभ पुट बनाते हैं। इसमें दोस्तों टेम्परेचर, इसमें उपलों की संख्या तो नहीं बताई लेकिन टेम्परेचर दिखा रखा है, टेम्परेचर बता रखा है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जब आप 8 घंटे तक देते हो तो जो भी धातु की भस्म है वो किसके द्वारा बनती है? कुंभ पुट के द्वारा बनती है। जैसे कि पारद, भस्म, निर्माणार्थ, गंधकी पारद में धारण करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट बता रखा है लावक पुट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो लावक पुट को बनाने के लिए अपन को क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो एक पल मात्रा में गाय के गोबर का जो चूर्ण होता है वो ज़मीन पर बिछाना है, और ज़मीन पर बिछाने के बाद में उसके ऊपर सराव संपुट युक्त जो भी औषधि है या फिर जो भी मूसा युक्त औषधि है उसको रख देना है। इस तरह से अपन लावक पुट को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखना है 1 घंटे तक, और मृदु द्रव्यों के पाचनार्थ इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि जो टोटल मिलाकर के 12 प्रकार के पुट बताए हुए हैं उनको, उनमें आप लोगों को क्या करना है, हर एक पुट में आप लोगों को उसका निर्माण किस तरह से करते हैं वो याद रखना है, उपलों की संख्या याद रखनी है, उसमें टेम्परेचर कितना होता है, लास्ट उसका यूज जो है वो किस तरह के प्रोसीजर में करते हैं ये याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में शुरुआत से ही बात करी कि पुट की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि पुट की परिभाषा क्या होती है, उसमें मैंने आप लोगों को श्लोक को एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद पुट का प्रभाव या फिर प्रयोजन और परिणाम जो है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के गुण जो है वो जब पुट के द्वारा पा करते हैं तो जो भी भस्म या फिर जो भी वस्तु उसमें किस तरह से आ जाते हैं उसके बारे में बात करी। उसके बारे में आप लोगों को पुट के जो भी प्रकार बताए मैं अलग संहिता में, उनको आप किस तरह से याद रखोगे, उनका निमोनिक क्या होता है और उसको याद रखने की जो तरीका है उसके बारे में बात करी। और लास्ट मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पुट थे 4 से 5 उनको एक्सप्लेन करके बताया कि आप उनका निर्माण किस तरह से करते हो, उसमें उपलों की संख्या कितनी होती है, टेम्परेचर और उनका यूज किस तरह से करते हैं, इनके बारे में बात करी। दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर बात करेंगे कोष्ठी के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।